हे दोस्तों, आज की जो वीडियो है बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली जो है बिहार बोर्ड के लिए बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्लास 12th के हिस्ट्री यानी इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार-बार रिपीट किए जाते हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है बार-बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में पूछा गया है। मतलब यहाँ पे ये ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में उसका आंसर भी रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इस बार भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है और ये जो है हर बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतलब ये सारे क्वेश्चंस बराबर रिपीट किए जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल मिस ना करें, एग्ज़ाम जाने से पहले आप लोग ज़रूर इसको देख लें। ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक आप लोग जितने भी वीडियो देखे वो देखो ना देखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वीडियो आप ज़रूर मेक श्योर पूरा देख लें। यहाँ पे बस हम लोग के पास आप दीजिए 15 मिनट टाइम दीजिए। 15 मिनट में जो है ये क्रैश कोर्स आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है जो हिस्ट्री का है। अगर आप लोग ये क्रैश कोर्स अगर पूरा करते हो, जो भी पार्ट आता है, तो अगर क्रैश कोर्स पूरा करते हो तो हिस्ट्री में मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए ही वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है। सब जो गेस है एजुकेशन बाबा के द्वारा गेस किया जाता है और एजुकेशन बाबा के द्वारा जो भी गेस आता है और क्रैश कोर्स का, तो वो बिल्कुल भी एकदम जेन्युइन होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ उसको बनाया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को देखने के लिए और साथ में हम लोग आंसर को भी देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाती है? पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्या है हमारा यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन आ जाती है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है? या फिर अथवा में रह सकता है जिसका आंसर आपको सेम ही लिखना होगा दोनों में। क्या है हमारा? 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करें। ठीक है? कारणों की विवेचना करें या फिर तत्कालीन कारण क्या है? चलिए आगे बताते हैं। तत्कालीन कारण पूछे तो आपको क्या लिखना है? और अगर विद्रोह के कारण की विवेचना करें, अगर ये पूछा जाता है तो क्या लिखना है? चलिए हम लोग बताते हैं यहाँ पे, पहले आप लोग आंसर देख लीजिए। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो है इतने बार पूछे गए हैं और यहाँ पे आंसर देख लेते हैं इसका। क्या है? 1857 के विद्रोह के कारण निम्नलिखित है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट वाइज आपको आंसर देना है ताकि जो ज़्यादा मार्क्स उठे, क्योंकि अगर पॉइंट वाइज आप आंसर नहीं देते हो तो टीचर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब उसको अगर पॉइंट वाइज देते हो ना तो लगेगा हाँ कुछ अच्छा लिखा हुआ है, स्टूडेंट को पता है, नॉलेज है। भारतीय एवं यूरोपियन सैनिकों पर पद वेतन पदोन्नति आदि को लेकर भेदभाव किया जाता था। क्या चीज़? विद्रोह के कारण क्या थे? मतलब अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो उनको क्या होता था, वेतन और जो है पदोन्नति मतलब प्रमोशन जो होता था सभी को अलग अलग होता था। वेतन भी किसी को कम मिलता था, किसी को ज़्यादा मिलता था। तो इसमें जो है भेदभाव किया जा रहा था, इसके कारण विद्रोह हुई। और क्या कारण थी, यहाँ पे देखते हैं। भारतीय सैनिक के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। अब जो है इंडियन आर्मी के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता था, ये भी एक कारण थी। और उन्हें कम महत्व दिया जाता था, वैल्यू भी कम दिया जाता था। फिर हम लोग अगला पॉइंट हम बना के लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग 2 पॉइंट में बना सकते थे, लेकिन ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप लोग को समझाने के लिए आप लोग लेकिन एग्ज़ाम में आगे अगला पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? उसी का आंसर है लेकिन दूसरा पॉइंट है। उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, जैसे वे तिलक, चोटी, पगड़ी, दाढ़ी आदि नहीं रख सकते थे। तो यहाँ पे ये भी एक प्रतिबंध थे, इसके कारण भी विद्रोह हुई। अब जो है तत्कालीन कारण, अब अगर ये पूछे तत्कालीन कारण और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, ओनली ये क्वेश्चन रहे फर्स्ट वाला और शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब 2-3 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको कितना लिखना है? मात्र जो है आपको थर्ड पॉइंट आपको पूरा लिख देना है। थर्ड पॉइंट में क्या है हमारे यहाँ पे? चलिए देखते हैं। क्या है यहाँ पे? तत्कालीन कारण कारतूसों में लगी सूअर और गाय की चर्बी थी। नई इनफील्ड बंदूकों में गोली भरने से पूर्व कारतूसों को दांत से छीलना पड़ता था। यहाँ पे जो कारतूस जो था उसमें क्या था? सूअर और गाय की चर्बी थी और उसको जो था भरने से पूर्व, बंदूक को भरने से पूर्व उसको दांत से छीलना पड़ता था। तो दांत से छीलने में क्या होता था, यहाँ पे जो है हिंदू और मुसलमान दोनों गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग करने से अपने अपने धर्म पर आघात समझते थे। क्योंकि हिंदू को जो है वहाँ पे गाय की चर्बी दांत से छीलने में आघात फील करते थे और यहाँ पे मुसलमान जो था सूअर की चर्बी को अपने दांत से चबाने में, मतलब उसको छीलने में, तो अपने धर्म के प्रति आघात फील करते थे। अतः उनका भड़कना स्वाभाविक था। यहाँ पे ये जो है आपका तीसरा पॉइंट जो है तत्कालीन कारण में आपको ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन जो है 2009 में भी पूछा गया है और फिर 2010 में भी पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है और फिर 2013 में पूछा गया है
और फिर 2016 में भी पूछा गया है। यहाँ पे क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों की चर्चा में निम्नलिखित रूप में की जाती है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों की चर्चा निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। यहाँ पे क्या है, हमारा पतन का यहाँ पे कारण पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात, हमें जो आंसर देना पॉइंट वाइज देना है। तो चलते हैं हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं यहाँ पे कितना पॉइंट है हमारा टोटल। यहाँ पे 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए बस आप लोग 2 मिनट और रुकिए, बस 2 मिनट में हम लोग पूरा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या हमारा पहला पॉइंट बाढ़, दूसरा पॉइंट है अग्निकांड, और तीसरा पॉइंट है जो है देख लेते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है बाढ़। ये जो है पतन के कारण को हम लोग को देखना है। बाढ़ के कारण जो पतन हुई इसका मत है। इस मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे थे, अतः बाढ़ द्वारा इनका पतन हुआ होगा, ऐसा जो है बहुत सारे जो है विद्वान जो है उनका ये मानना है। और फिर जो है यहाँ पे क्या है, खुदाई में मिली बालू की मोटी परतें इस मत की पुष्टि करती है। अगला दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, अग्निकांड। क्या है हमारे यहाँ पे अग्निकांड। खुदाई में जली हुई मोटी स्तरों की प्राप्ति से कुछ विद्वान अग्निकांड से इस सभ्यता का पतन की बात करते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या आ जाती है, इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, नदियों का द्वारा मार्ग बदलने आदि के संदर्भ में उल्लेखनीय है। मतलब इनका सारे कारणों से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, ऐसे विद्वानों का कहना है। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी 4 बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। और जो है 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो जो है हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती है। सो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे तीसरा पहले देख लेते हैं, फिर चौथा देखेंगे, फिर 5वां देख लेंगे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाती है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व क्या है, या फिर इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। चलिए आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर क्या आ जाती है, छोटा सा आंसर है, बस देख लेते हैं हम लोग। अभिलेखों से तात्पर्य है पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलना। क्या चीज़ है इसका, यहाँ पे पाषाण धातु या मिट्टी की बर्तनों आदि से पर खुदे हुए अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का जानकारी मिलना। अशोक के अभिलेखों द्वारा उसके धर्म, प्रचार प्रसार के उपाय, यहाँ पे धम्म होगा, ठीक है, के उपाय, प्रशासन, मानवीय पहलू आदि के विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि मात्र अभिलेखों के आधार पर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया है। तो ये जो है आप इसका आंसर आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख सकते हैं, या फिर इसको वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लीजिए एक बार। और चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आती ही है, सो आप लोग वो ज़रूर देखिए। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, ये जो है 2009 में पूछी गई है, 2013 में पूछी गई है, 15 में पूछी गई है, और फिर 16 में भी पूछी गई है। चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। ये जो है हम लोग इसका जो है क्रैश कोर्स 1 में भी हम लोग चर्चा कर लिए थे, इसको क्रैश कोर्स 1 में भी चर्चा कर लिए थे। ये जो क्रैश कोर्स नंबर है 2 है। अगर 1 नहीं देखें तो 1 का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर जाके आप डिस्क्रिप्शन चेक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या आ जाती है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। मतलब वो जो थी हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा विशाल थी। यह उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिम में बालूचिस्तान, मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थे। यहाँ पे अगर इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको क्रैश कोर्स 1 देखना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर है यहाँ पे शॉर्ट में आंसर दिया हुआ। फिर अगला हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बार बार पूछी जा रही है। क्या है,
2012 में पूछी गई, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में और फिर 18 में भी पूछी गई थी। क्या हमारे यहाँ क्वेश्चन, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। आंसर क्या आ जाती है यहाँ पे, छोटा सा आंसर है, हम लोग देख लेते हैं। क्या हमारे यहाँ पे अकबर ने अपने पूर्ववर्ती शासकों की धार्मिक विभेद की नीति के स्थान पर उदार नीति, क्या चीज़, उदार नीति अपनाई तथा साथ सभी धर्मों के संप्रदायों में एकता एवं समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। क्या चीज़, एकता एवं समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर की धार्मिक नीति का विकास 3 विभिन्न चरणों में हुआ था। यहाँ पे आप लोग इसको पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ तक, यहाँ ये एक पॉइंट हो गया यहाँ तक, फिर दूसरा पॉइंट में आप लोग ये स्टार्ट करते हैं। प्रथम चरण में अकबर ने हिंदू के प्रति उदार धार्मिक नीति आरंभ की। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट देके दूसरे चरण में इबादत खाना की स्थापना की गई। और फिर अंतिम चरण यानी तीसरे चरण में अकबर ने हिंदू मुसलमान समाज एवं धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सो ये जो है, आप लोग वीडियो को रोक के अच्छे से एक बार और देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या थी, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख लेना और प्रिपेयर कर लेना। और जो है अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर पसंद आई होगी, इतना ज़्यादा जो भी क्वेश्चन बताया गया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो है वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। और ये क्रैश कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो आप लोग पूरा लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।